सो हेलो एवरीवन, ये जो पीछे आप मेरे इमेज देख रहे हैं ये B2 बॉम्बर का है। इसी B2 बॉम्बर का इस्तेमाल यूएसए ने किया था और इस B2 बॉम्बर का इस्तेमाल करके यूएसए ने पूरा का पूरा जो न्यूक्लियर साइट थी ईरान की उसको ध्वस्त किया। अब देखो जो न्यूक्लियर साइट है, जो न्यूक्लियर साइट आपकी ईरान की थी, फॉर्डो की अगर हम बात करें तो उसका जो डेप्थ कितने डेप्थ में थी, लगभग 80 टू 110 मीटर जो है वो नीचे थी। और जो बॉम्ब इस्तेमाल किया गया था आपका, आई थिंक उसका नाम GBU-57 था, एक बार चेक करना। ठीक है, तो ये आपका जो बॉम्ब था, ये बॉम्ब लगभग इसका जो कैपेबिलिटी कि 60 मीटर अगर कोई चीज़ है उसको भी ज़मीन के नीचे 60 मीटर भी अगर कुछ है उसका भी ये ध्वस्त कर सकता है 60 मीटर। और इसमें कई सारे बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया। तो इनका मानना है, मतलब यूएस का क्लेम है कि उन्होंने पूरा का पूरा जो फॉर्डो आपका न्यूक्लियर फैसिलिटी है जिसमें 3000 के आसपास एनरिचमेंट फैसिलिटीज़ थी, एनरिचमेंट थी, मतलब जो यूरेनियम को प्योर कर रहा था या एनरिच कर रहा था, जिसका इस्तेमाल फर्दर फ्यूचर के अंदर न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए किया जा सकता था। तो उसको पूरे तरीके से उस पूरे न्यूक्लियर फैसिलिटी को ध्वस्त कर दिया गया। अब प्रश्न आता है कि इतना बड़ा B2 बॉम्बर, कहा जाता है कि इसकी जो साइज़ है वो लगभग 172 फीट के आसपास है, या फिर इसकी अगर साइज़ देखा जाए तो कहा जाता है कि जो इसकी साइज़ है वो लगभग एक फुटबॉल का जो ग्राउंड होता है ना, कितना बड़ा होता है उतना बड़ा ग्राउंड है। अब अगर मतलब कितना बड़ा इसका साइज़ है, अगर कोई चीज़ जिसकी साइज़ फुटबॉल ग्राउंड के बराबर है, 172 फीट तक इसकी जो साइज़ है, इतनी बड़ी अगर साइज़ है तो आखिर इसको डिटेक्ट क्यों नहीं कर पाया जाता? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और ये भी आपको ध्यान में रखना कि ऐसा जो B2 बॉम्बर है वो सिर्फ यूएसए के पास ही है। इसको डेवलप भी किया गया था। अगर आप थोड़ा सा इसका पीछे स्टडी करोगे तो बहुत ज़्यादा, जब यूएसए और यूएसएसआर के बीच में टेंशन चल रहा था तो यूएसएसआर ने अपना जो एयर डिफेंस सिस्टम उसको बहुत स्ट्रॉन्ग किया था, बहुत स्ट्रॉन्ग किया था। और ये कहा गया था कि जो उसकी मिसाइल कैपेबिलिटी है यूएसएसआर की वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ी थी। इसको काउंटर करने के लिए यूएसए के मन में ये चल रहा था कि हम एक ऐसा बॉम्बर बनाए। बॉम्बर का मतलब कि वो उस बॉम्ब का इस्तेमाल, मतलब इस बॉम्बर का इस्तेमाल करके कहीं भी जो बड़े बॉम्ब्स हैं उनको वो डाल सकता है, चाहे वो न्यूक्लियर, मतलब अगर देखा जाए तो या न्यूक्लियर बॉम्ब हो या दूसरे जो नॉर्मल बॉम्ब्स है, जैसे ये अभी हमने डिस्कस किया GBU-57, तो ये इसको भी अगर डालना है तो उसको भी डाला जा सकता है। तो इसके बाद इन्होंने कंपनी को एक प्रोजेक्ट भी दिया और उस कंपनी ने लगभग 8 टू 10 ईयर्स काम किया और उसके बाद उन्होंने इस B2 बॉम्बर को बनाया। अब ये जो B2 बॉम्बर है ना, ये B2 बॉम्बर का एक तो शेप आप देखोगे बहुत यूनिक है, इस पर हम डिस्कस करेंगे। और दूसरा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि इसमें जो मटेरियल जो इस्तेमाल है ये अभी भी क्लासिफाइड है, मतलब जिस भी मटेरियल से इसको डेवलप किया गया है यूएसए ने उस मटेरियल को हाईलाइट ही नहीं किया है। और यूएसए ने मतलब इस मटेरियल बताया कि हमने इसको कौन सा जो मटेरियल उसके बेसिस पर हमने इसको डेवलप आपका किया है। अब अगर बात किया जाए, जैसे अगर इस B2 बॉम्बर की बात किया जाए, इसके कुछ पॉइंट्स आपको आइडिया होना चाहिए, पता होना चाहिए। पहला देखो, ये स्पीड इसकी 628 माइल पर आवर तक हो सकती है, तो ये ध्यान रखना है। इसमें जो इंजन है जो इस्तेमाल है GEF-118, ये इंजन इसमें इस्तेमाल होता है और ये लगभग 40,000 पाउंड का पेलोड लेकर जा सकता है। मतलब आप सोचो कितने बॉम्ब्स ये साथ में कैरी कर सकता है। इसका रेंज है कि अगर एक बार फ्यूलिंग करते हो तो 11,000 किलोमीटर तक जाता है और बाद में रिफ्यूलिंग अगर एयर में होता है तो कई और 18,000 और बियॉन्ड भी जा सकता है। ये है, तो ये क्या है, इसका कॉस्ट आप देखोगे बहुत ज़्यादा कॉस्ट, लगभग $2 बिलियन के आसपास कॉस्ट इसका निकल कर आता है। और इसमें मात्र अगर देखोगे तो 2 लोग जो है बैठते हैं, एक तो जो पायलट जो उसको उड़ाता है और साथ में जो मिशन हेड होता है, जो मिशन बताता है कहाँ कैसे क्या गिराना है, वो साथ में मात्र 2 लोग जो है बैठते हैं। ये जो B2 बॉम्बर की बात अगर किया जाए तो यहाँ पे जो B2 बॉम्बर है, इस B2 बॉम्बर जिसकी साइज इतनी बड़ी है और इसको डिटेक्ट बिल्कुल भी नहीं होता। मतलब अगर रडार में इसको देखा जाए तो रडार में एक छोटा सा काले कलर का डॉट सा दिखता है। तो ये जो कैपेबिलिटी होती है, जब आप अपने एयरक्राफ्ट को, अपनी सबमरीन को या इस टाइप के बॉम्बर्स को ऐसा रडार से बचा लेते हो और जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हो उसके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है जिसे हम कहते हैं स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। स्टेल्थ जो है टेक्नोलॉजी है, जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, अगर इवन आप जैसे कोई भी बड़े बड़े जो फाइटर जेट्स हैं इनका इस्तेमाल करो, उनसे डिस्कशन अगर करो, चाहे F-35 हो या फिर राफेल की बात करें, किसी भी की बात करें, तो ये एक लेवल तक ये लोग भी एक स्टेल्थ कैपेबिलिटी रखते हैं, बट किसी कारणवश इनको भी डिटेक्ट किया जा सकता है। लेकिन B2 बॉम्बर है, इसको बिल्कुल भी डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो जानना ये है कि मतलब अगर इसको देखा जाए कि इसको डिटेक्ट क्यों नहीं किया जाता, ऐसा क्या यूनिकनेस है, ये थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले आप ये देखो कि जो रडार होता है, कोई भी रडार, जैसे मान लो ये आपका एक रडार सिस्टम है, तो कोई भी जो रडार है वो एयरक्राफ्ट को कैसे डिटेक्ट करता है, वो रेडियो वेव्स जो है वो एमिट करता है। लाइक जो रेडियो वेव्स है वो एमिट होता है और उसके बेसिस पर जो रेडियो वेव्स एमिट होगी, एमिट होने के बाद वो सामने टकराएंगी, टकरा के वापस आती हैं, फिर वो जो रिफ्लेक्टेड सिग्नल्स हैं उनको वो स्टडी करता है और उस बेसिस पे कितना टाइम लग रहा है वेव्स को रिटर्न होने में, साथ में किस डायरेक्शन से आ रही हैं, इसके बेसिस पे जो
एयरक्राफ्ट का डिस्टेंस, उसका डायरेक्शन और उसकी वेलोसिटी का पता चलता है। सो जो मॉडर्न स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की अगर बात करें तो मॉडर्न स्टेल्थ एयरक्राफ्ट जो डेवलप भी किए जा रहे हैं, उनका एम क्या है कि किस तरीके से हम स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को डेवलप करें जिससे कि जो भी रडार से, जैसे जो भी आपकी रडार हैं, रडार के द्वारा जो एमिटेड रेडियो वेव्स हैं, इनको कैसे, जो अगर ये रिफ्लेक्ट होकर आ रही है तो इनको एब्जॉर्ब कैसे किया जा सके या कहीं और इनको कैसे डिफ्लेक्ट किया जा सके, हीट जो इन एयरक्राफ्ट से जनरेट होती है उसके बेसिस में जो है वो डिटेक्ट ना हो जाए, या जो लाइट है उन पर फॉल हो और वो दिख जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और साथ में कैसे कोई साउंड जो है वो जनरेट ना हो जिससे वो डिटेक्ट हो जाए। तो जो भी स्टिल्थ टेक्नोलॉजी डेवलप की जा रही है वो इन एरियाज में की जा रही है, जिससे कि वो रडार से डिटेक्ट, आपका किसी भी हालत में रडार से डिटेक्ट आपके ना हो। तो जब भी हम रडार की बात करते हैं तो रडार सिस्टम कैसे, एक तो ट्रांसमिशन होता है, जैसे कोई भी रडार सिस्टम है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ट्रांसमिशन होता है, रेडियो वेव्स या माइक्रोवेव की बात करें तो वो उसका ट्रांसमिशन होता है। उसके बाद दूसरा, जब भी वो किसी ऑब्जेक्ट से हिट करता है तो ये जो वेव्स रिफ्लेक्ट होती हैं, जो स्ट्रेंथ है रिफ्लेक्शन का डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट का शेप कैसा है, मटेरियल का कॉम्पोजिशन कैसा है, उस बेसिस पे पता चल जाता है कि वो कौन सा ऑब्जेक्ट है जिस ऑब्जेक्ट से रडार आपका रिफ्लेक्ट हुआ है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। दूसरा, रिसेप्शन, रडार जो है फिर जो भी सिग्नल्स आते हैं उनको आपका रिसीव करता है और साथ में वो कंक्लूड करता है। जैसे अगर आप इस डायग्राम को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जब भी कोई रडार है, उस रडार की वर्किंग की अगर हम बात करें तो ये रडार आपका एंटीना है, ये रडार है, यहाँ से पूरा का पूरा ऐसा रेडियो वेव्स है या ऐसा छोड़ा जाता है, कोई भी टारगेट है, ये टारगेट पे वेव्स जो है रिफ्लेक्ट हिट करती हैं, फिर ये रिफ्लेक्ट होता है और फिर दोबारा से ये रिसीव किया जाता है। जो भी रिटर्न होता है, रिटर्न में कितना टाइम लगता है, ये सब कुछ डिपेंड करता है इस ऑब्जेक्ट का कंपोजिशन कैसा, मटेरियल इसमें कौन सा इस्तेमाल है, और उस बेसिस पे जो रडार है वो बता देता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऑब्जेक्ट है, क्या वो कोई एनिमी का ऑब्जेक्ट है, कोई एयरक्राफ्ट है, किस तरीके से है, ये सारा चीज़ें जो है वो इजीली डिटेक्ट कर सकता है और बता सकता है। ठीक है। दूसरा एक चीज़ और इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको बताया, मतलब हाईलाइट किया जाता है, जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होता है कि जब भी कोई स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जाए तो उसमें ये जो वेंट्रल पार्ट है, वेंट्रल पार्ट का मतलब होता है जो वेंट्रल स्ट्रेक है, इसको ध्यान समझना, क्योंकि ये जितने भी पॉइंट्स हैं जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं उसको ही फिर अप्लाई करके सीखेंगे कि B2 बॉम्बर में ऐसा क्या है कि सब चीज़ें जो है वर्क ही नहीं कर पाती, रडार भी काम नहीं कर पाता, इंफ्रारेड भी काम नहीं कर पाता, एकॉस्टिक सिस्टम भी काम नहीं कर पाता। तो एक सबसे पार्ट इंपॉर्टेंट कहा जाता है वेंट्रल साइड, जो पीछे साइड प्लेन का पार्ट होता है, इसको वेंट्रल साइड, वेंट्रल स्ट्रेक, वेंट्रल पार्ट बोलता है। कोई भी जो डिवाइस है, जैसे जो भी अगर आप वेंट्रल साइड में अगर कुछ भी फिट करते हो तो इससे क्या है कि इसको डिटेक्ट बहुत किया जा सकता है, इजीली रडार से भी इजीली डिटेक्ट किया जा सकता है। अगर पीछे का साइड का आप कुछ भी ऐसा स्ट्रक्चर बनाओगे जिससे कि ऐसा कुछ इसमें लगा दोगे तो कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिस बेसिस पर आप कह सकते हो कि जो रडार है वो रडार डिटेक्ट कर सकता है कि ये कोई एयरक्राफ्ट है, क्योंकि ये यूनिकनेस के बेसिस पे, क्योंकि बहुत यूनिक स्ट्रक्चर होता है, पीछे ऐसा टेल सा है तो यूनिक स्ट्रक्चर होता है, उस बेसिस में डिटेक्ट किया जा सकता है कि हाँ ये कोई एयरक्राफ्ट है या कोई एनिमी का कोई भी ऐसा फाइटर जेट है वो हो सकता है, और उस बेसिस में जो भी देश है वो इजिली आइडेंटिफाई भी कर सकता है। तो इसलिए जब भी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी बनाई जाती है तो इस वेंट्रल पार्ट को काफ़ी ध्यान रखा जाता है, ये ध्यान में रखना है। दूसरा देखा जाए कि जब भी हम बात करते हैं, जैसे मान लो ये B2 बॉम्बर, इतना बड़ा जो B2 बॉम्बर है, तो जो डिटेक्शन है वो डिटेक्शन 3 लेवल पे हो सकती है। डिटेक्शन या तो रडार डिटेक्शन हो सकती है या इंफ्रारेड, इससे जैसे जो एग्जॉस्ट होता है, कोई भी जैसे कोई सपोज ब्रह्मोस मिसाइल है, ब्रह्मोस मिसाइल को ऐसा कोई इजीली आप डिटेक्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन चाइना ने कैसे कैपेबिलिटी डेवलप की कि उसने जो भी वो हीट जनरेट होती है ना, जैसे कोई मिसाइल चलती है तो पीछे जो उसके आग से चलती जो एग्जॉस्ट होता है उससे जो हीट जनरेट होती है उस बेसिस वो डिटेक्ट हो सकता है। तो इवन इंफ्रारेड डिटेक्शन हो सकता है, और अगर साउंड कोई क्रिएट करता है तो उससे भी वो डिटेक्ट हो सकता है। तो 3 तरीके होते हैं जिसके बेसिस पर कोई भी एयरक्राफ्ट आप डिटेक्ट कर सकते हो, इजिली डिटेक्ट कर सकते हो। अब ये जो B2 बॉम्बर है इसकी स्पेसिफिकेशन अगर हम अगर हम B2 बॉम्बर की बात करें, इसकी अगर स्पेसिफिकेशन देखें तो इसको बहुत से ध्यान से समझना, यहाँ पे सारी चीजें आपकी पूरी की पूरी क्लियर हो जाएंगी। पहला चीज तो देखो, जो रडार है, अगर रडार की बात अगर करो, व्हेन यू टॉक अबाउट द रडार, तो रडार के द्वारा जो भी रेडियो वेव्स छोड़ी जाती हैं तो इसका जो ये मटेरियल कुछ इस तरीके से है, प्लस इसका जो आप कह सकते हैं एयर फ्रेम इस तरीके से डेवलप किया गया है, विंग्स का जैसे पूरा का पूरा ये सिंगल विंग ऐसा डिजाइन इसका है, ऐसा पूरा का पूरा ऐसा सिंगल विंग में इस टाइप से पूरा डिजाइन है। तो पूरा ये जो शेप इसका इस तरीके से है, प्लस इसमें जो मटेरियल जो इस्तेमाल किए गए हैं इसको बनाने में, इसकी वजह से जो रडार बीम्स होंगी, जो रेडियो वेव्स होती हैं, या तो वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं या फिर ज़्यादातर वो इधर उधर डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। तो कभी भी जो रेडियो वेव्स होगी अगर प्रॉपर रिफ्लेक्शन उसका नहीं होगा तो जो भी रडार का जो भी एक सिस्टम बना रखा वहाँ तक वो पहुंचेंगे नहीं, फिर उस बेसिस पे इसको डिटेक्ट भी नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि ये रेडियो वेव्स को ज़्यादातर डिफ्लेक्ट एब्जॉर्ब कर सकता है, ऐसे ये मटेरियल और इसका जो शेप है वो इस चीज़ से बचाता है। तो इसका एक जो शेप है बेसिकली, एक तो इसका शेप जो है, जैसे आप ये देखो, ये जो पार्ट है जो मैंने आपको दिखाया था कि ये जो हिस्सा इसका, ये वाला जो पार्ट है, इसमें जो वेंट्रल साइड है इसमें ऐसा कोई स्ट्रक्चर एक्स्ट्रा नहीं है, तो ये वेंट्रल साइड जो है इसका एकदम यूनिक तरीके से डेवलप्ड है। तो इसलिए जो क्रॉस सेक्शन होता है उस क्रॉस सेक्शन के कंटेक्स्ट में रडार जब भी रडार रेडियो वेव्स जो छोड़ेगा तो ये जो क्रॉस सेक्शन के बेसिस पे इजीली डिटेक्ट नहीं हो सकता है। एक तो ये है। दूसरा, जैसा मैंने आपको बताया कि जो रेडियो वेव्स होगी वो डिफ्लेक्ट हो सकती है, एब्जॉर्ब हो सकती है। एक और जो बात आती है वो होती है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड के बेसिस में, मतलब अगर देखा जाए तो जैसे इसका एक बहुत यूनिकनेस इसके अंदर है कि जैसे कोई भी एयरक्राफ्ट या फाइटर जेट होता है तो उसमें पीछे एग्जॉस्ट जो है वो रिलीज होता रहता है। जैसे आप कोई भी एयरक्राफ्ट देखो तो पीछे वो आग सी जलती रहती है, पीछे उसके टेल साइड अगर आप देखोगे, इसमें क्या है
है कि जो भी एग्जॉस्ट जनरेट होता है वो इसके अंदर ही कूल डाउन हो जाता है, बाहर कुछ भी नहीं निकलता है। तो ये क्या है, इसको क्योंकि बाहर कुछ भी नहीं निकलता तो बाहर कोई ऐसा हीट और ये सब कुछ भी नहीं होता है। इस वजह से भी व्हाट हैपेंस कि इंफ्रारेड एस्पेक्ट के कंटेक्स्ट में भी इसको जब भी मतलब आसपास टेम्परेचर चेंज हो ऐसा कुछ नहीं हो पाता है, तो इससे भी इसको डिटेक्ट इजीली आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर ऐसा हीट और ऐसा कुछ जनरेट करेगा तब भी कैपेबिलिटी है कि इसको इजीली डिटेक्ट किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट आता है कि एकॉस्टिक। एकॉस्टिक मतलब साउंड क्या ऐसा क्रिएट करता है, तो ये साउंड बिल्कुल भी नहीं है। जो साउंड आप कह सकते हो जो इंजन है वो ऐसा इसको रखा गया है, मतलब जो फ्यूजलेज है पूरा, जो ये पूरा हिस्सा है उसको इंजन को ऐसा प्लेसिंग की गई है कि किसी भी प्रकार का इसमें साउंड और ऐसा कुछ भी जनरेट नहीं होता है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जो भी एग्जॉस्ट इसके पीछे जनरेट होता है, एग्जॉस्ट इंजन का होता है, वो सारा इसी के अंदर ही आपका रहता है, वो बाहर को निकलता ही नहीं है। तो इससे इसको इजीली डिटेक्ट आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। इजीली आप इसको डिटेक्ट आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो, ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो ये जो 3 पार्ट आपको ध्यान में रखना है कि जो ये 3 पार्ट आपके हैं, जैसे रडार डिटेक्शन, इंफ्रारेड डिटेक्शन, एकॉस्टिक डिटेक्शन, ये तीनों ही डिटेक्शन बिल्कुल भी इसमें किया नहीं जा सकता है, इट्स नॉट पॉसिबल। तो जब आप इसको डिटेक्ट ही नहीं करोगे तो ये क्या है, ये पूरा बड़े बड़े जो बॉम्ब्स हैं वो लेकर जाएगा, चाहे न्यूक्लियर बॉम्ब हो या ऐसे जैसे अभी जो लेकर गया था उसको लेके वो कहीं भी गिरा सकता है और गिरा के वहाँ डिस्ट्रक्शन करके वापस आ सकता है, और जो कंट्री है उसको पता ही नहीं चलेगा कि कौन आया था और ये नुकसान करके चला गया। बाद में ये लोग बताते हैं कि हमने जो है यहाँ पे नुकसान कर दिया है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी से जरूर से जुड़ें। ये कोड यूज़ करना है SPLIB। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर ऑप्शनल भी शुरू हो रहा है, मेरे द्वारा लाइव क्लास होगी 21 जुलाई से क्लास होगी, तो ये आपका बहुत अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा। देखो अल्टीमेट ऑफर है, जनरल स्टडीज प्लस ऑप्शनल मिला के ये जो अमाउंट है इसमें पूरा आपका कवर हो जाएगा। कोड SPLIB यूज़ करोगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट भी आपको मिलेगा। ये जो अमाउंट है इस अमाउंट को आप इस अमाउंट में जनरल स्टडीज़ के सारे सब्जेक्ट प्लस सारे ऑप्शनल आप एक्सेस कर सकते हैं। ये बहुत अल्टीमेट अपॉर्चुनिटी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एग्रीकल्चर ऑप्शनल आप देख लो तो इसमें पूरी क्लासेस लाइव होंगी, कंप्लीट पेपर 1 और 2 कवरेज होगा। अभी 27 तारीख को इसका फ्री क्लास है, उसका लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो इसको स्कैन करके आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। डेली द हिंदू सेशन का भी आप हिस्सा बन सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, आई होप ये सेशन आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। सेशन को जरूर से लाइक करें, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। मिलता है नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।